हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इससे पहले हमारे जो प्रेजेंटेशन जो आपने वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात किया था एचआरएम के बारे में। एचआरएम जो है वो वेरी वास्ट टॉपिक है जिसमें हम सारे एचआरएस की जितनी भी फील्ड्स हैं वो कवर करते हैं। लाइक आईआर सेक्शन हो गया, आपका कॉम्पनसेशन बेनिफिट हो गया, प्लानिंग है ना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है। तो ये सब एचआर के पार्ट होते हैं। तो आज हम जो फर्स्ट टॉपिक तो फर्स्ट हमारा था एचआरएम, जिसमें हमने ओवरऑल सारे एचआर के जितने भी टॉपिक्स है उसमें बात करी है। आज हम इंडिविजुअल टॉपिक की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आज हम क्या बात करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उनको अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो होती है, जो मैन पावर की हम बात करते हैं, उसकी प्लानिंग उनको कैसे करते हैं, वो लोग कैसे करनी चाहिए, ओके, क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं। आज हम उस बारे में टॉपिक के एक एक करके हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट इंश्योर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद द राइट स्किल्स इन द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। तो दोस्तों ये डेफिनेशन आपने बुक में लिखी हुई है, आपने बुक में पढ़ाई भी होगी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो है कि सही जगह पे सही लोगों की मौजूदगी होना। मतलब अगर किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, हर जगह अपनी अपनी हर किसी की जगह डिसाइडेड रहती है कि एचआर में किस पोजीशन पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी पोजीशंस एचआर में होती है, बहुत सारी पोजीशन फाइनेंस में होती है, प्रोडक्शंस में होती है, आईटी में होती है। हर जगह हर पोजीशंस हर लेवल पर डिसाइड होती है, ग्रेड वाइज पोजीशंस रहती हैं, कौन क्या काम करेगा वो भी डिसाइड रहता है। तो एचआर प्लानिंग का मतलब होता है कि सही जगह पे सही लोगों का होना। अगर उस पोजीशन पे गलत लोग बैठे हैं, मतलब ऐसे लोग बैठे हैं जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो वो एचआर का फेल्योर माना जाता है कि हाँ, आपने इस पोजीशन पे इस बंदे को क्यों बिठाया, मतलब ये बंदा इस पोजीशन पे क्यों है। ओके, सो जहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो दैट मीन्स कि आपकी जो प्लानिंग थी वो फेल्योर हुई है ना, वो फेल हुई है। तो इसको इंश्योर करना है कि सही जगह पे सही बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, अगर उस पोजीशन राइट जगह सही जगह पे सही बंदा प्लेस्ड है तो जो परफॉर्मेंस होती है डिपार्टमेंट की, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की या टीम की मैं बात करूं, या लीडरशिप पोजीशन कोई ऐसी होती है जहाँ पे एक जेन्युइन लीडर बैठा हुआ होता है और अगर वो अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से गाइड करता है तो उस टीम का परफॉर्मेंस जो होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है, वो बहुत अलग होता है। तो सही जगह पे सही जो लीडर है या सही जो आपके बॉस हैं या जो आपके एम्प्लॉय हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और HRP इज एसेंशियल फॉर अलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स विथ इट्स लॉन्ग टर्म गोल, इनेबलिंग इट टू मीट करेंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स डिमांड। मतलब HRP क्या करता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन चेक करता है कि मेरे पास कितनी मैन पावर है, फिर अपने जो गोल्स जो रहता है कि मुझे आगे कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी के गोल्स क्या है, कंपनी के है ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उसके बेसिस पे नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में कितनी मैन पावर की ज़रूरत हो सकती है, कितनी मेरे पास अवेलेबल है और कितनी मुझे फ्यूचर में नीड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आगे जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हमको कैसे रिक्रूट करना है, ठीक है, उसकी प्लानिंग करने के लिए इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डेफिनेशन ऑफ HRP, डेफिनेशन वही है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, assessing the current workforce and developing strategies to meet these future requirement। तो HRP का क्या मतलब है कि फ्यूचर फोरकास्टिंग करना, मतलब पहले से अनुमान लगाना कि कंपनी की क्या ग्रोथ है, ठीक है, कंपनी के क्या क्या टारगेट्स हैं आगे के, उसके बेसिस पे अनुमान लगाना कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अभी पहले हमको ये देखना कि उसके बाद हमारे पास कितनी मैन पावर है, ठीक है, करंट वर्कफोर्स कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और उस जो गैप आया और उसको फिलअप करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज, क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या यूज़ हमको करना है, कैसे उनको फिलअप करना है, इसी को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा गया है। ठीक है,
इसके बाद बात करें ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का? इंश्योर वर्कफोर्स एबिलिटी। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है जो भी इस टीम में प्लानिंग में काम करते हैं उनको इंश्योर करना है कि वर्कफोर्स हमेशा अवेलेबल रहे, कभी भी ऐसा ना हो कि वर्कफोर्स कहीं नहीं है। देखिए आजकल क्या होता है ना कि स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा हो जाती है, हर कंपनी के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है परफॉर्मेंस देने का या प्रॉफिट का, कि वो मैन पावर कम करके वहाँ से प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं कि हाँ अगर मैन पावर कम कर दूंगा तो मेरा कुछ रेवेन्यू बचेगा और रेवेन्यू में दिखा सकता हूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट दिखता है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर मैन पावर लेट से कि एक टीम में 3 लोगों की ज़रूरत है और एक ही बंदा काम कर रहा है, तो उस बंदे का क्या होगा ना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो डाउन हो जाएगी, टीम की परफॉर्मेंस डाउन होगी, बिकॉज उसके पास 2 लोगों का एक्स्ट्रा काम होगा। ओके, अगर वो 2 लोगों का एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो अपना काम कब करेगा? और अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, लेट से कि उस परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहा है, बट क्या है ना काम इतना है तो वो उस शॉर्ट टाइम में वो काम को पूरा हैंडल तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा, मतलब एंड टू एंड कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाएगा, वो जनरल वे में करके ही कर देगा, क्वालिटी जो काम होता है ना वो नहीं आएगा। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, शॉर्टेज मैन पावर होगी तो उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, वो बोलेगा यार कि मैं कितना काम करूं। ओके, जब वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा ना कि वो रिजाइन करेगा, या तो वो कंपनी स्विच कर लेगा, बिकॉज उसके पास भी इतना प्रेशर रहेगा। तो प्लानिंग का जो मेन पार्ट है वो है वर्कफोर्स की एबिलिटी, कि सही टाइम पे सही वर्कफोर्स, हमेशा इनको इंश्योर करना है कि जो वर्कफोर्स की एबिलिटी है वो बनी रहे एट ऑल टाइम। सेकंड क्या रहता है, अलाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो वर्कफोर्स जितना भी वो रिक्रूट कर रहे हैं या जितना भी अभी अवेलेबल है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो इंडिविजुअल के जो गोल हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइन रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा रिक्रूट आ जाए जो जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है काम, इससे गोल्स अलग ही हैं, मतलब वो काम ऑफिस आ रहा है बट काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो और कुछ ही कर रहा है ना, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड का कुछ काम कर रहा है, बट वो अपना कंपनी के कुछ काम नहीं कर रहा है। तो क्योंकि जब वो अपना इंडिविजुअल का अपने गोल्स अचीव नहीं करेगा तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले उसको जो देखना है, जो भी हम लोग ने करें, कि वो उसके जो गोल्स हैं वो कंपनी गोल से अलाइन रहें। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड इज एंटीसिपेटिंग फ्यूचर नीड। तो सबसे पहले एंटीसिपेटिंग मतलब फोरकास्टिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन पार्ट एक और क्या आता है कि उनको फोरकास्ट करना होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कंपनी का एक्सपेंशन क्या होने वाला है, कंपनी का किस डाइवर्स पोर्टफोलियो में जाने वाली है, उन सब सारे जो भी कंपनी के बारे में उनको स्टडी करने के बाद कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी उसको फोरकास्ट करना होता है। उसके बाद आएगा रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट। इसमें क्या रहता है कि उनको अगर देखिए राइट टाइम पे अगर वो बैलेंस करके चलें कि जो भी डिमांड है वो सप्लाई प्रॉपर मिलेगी नहीं मिलेगी, डिमांड क्या है, अगर उसको राइट टाइम पे ही फुलफिल करें और उसको बैलेंस करके चलेंगे तो कभी भी कंपनी को जो कॉस्ट है वो हमेशा कम बनी रहेगी। लेट्स से क्या होता है कि एक एग्जांपल हम बात करेंगे अभी यहाँ पे, लेट्स से हमारी इमीडिएटली बेसिस पे एक जीएम लेवल पे, जनरल मैनेजर लेवल पे एक पोजीशन खाली हो गई है, ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए कभी भी सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया, हमने भी कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो बंदा जाएगा, तो हमने कभी भी किसी और जूनियर एम्प्लॉय को कभी भी डेवलप नहीं किया उस लेवल पे जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए। अभी वो पोजीशन इमीडिएटली खाली पड़ी हुई है, तो अभी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाला क्या उस पर प्रेशर रहेगा कि मुझे ये पोजीशन इमीडिएटली लेवल में फुलफिल करना है। जब वो फुलफिल के लिए एडवर्टीजमेंट देगा, थ्रू लिंक्डइन देगा, थ्रू ओपन एडवर्टीजमेंट देगा, तो वो क्या होगा कि वो लोग है ना, जो भी कैंडिडेट आएगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा उसको पैकेज की डिमांड करेगा। ओके, कि यार मुझे कोई उनको पता रहता है कि यार इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को भी पता है कि मुझे यार इमीडिएट बेसिस पे इनको देना है, तो वो किसी भी कॉस्ट पे अच्छे कैंडिडेट को हो या जनरल कैंडिडेट हो, उसमें भी वो लोग क्या कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस रहते हैं कि वो कैंडिडेट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उन पर भी प्रेशर रहता है कि हमको तो जल्दी से जल्दी उस पोजीशन पे एक बंदे को हायर करना है, तो वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं क्वालिटी से, कभी कभी उनको जो पैकेज रहता है ना, जो सैलरी रहती है उसको भी ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर सही टाइम पे प्लानिंग करके जो डिमांड एंड सप्लाई है मैन पावर का, अगर उसको एग्जीक्यूट किया जाए तो लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है।
इसके बाद बात करेंगे फैसिलिटेटिंग करियर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक और काम क्या रहता है ना कि जो हमने जिस को हायर किया हुआ है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका प्रॉपर करियर डेवलपमेंट हो, जो नीचे से ग्रोथ करते हुए ऊपर जाएँ। अगर जो भी नीचे से ग्रोथ करके ऊपर जाते हैं तो उनको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी रहती है, कंपनी के गोल्स एंड टारगेट के बारे में जानकारी रहती है, अपने इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी रहती है। तो वो सो दैट के वो लोग उस पोजीशन को, सपोज नेक्स्ट पोजीशन है उसके बारे में जब वो पूरी जानकारी रखते हैं, तो अगर इन केस कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ हमको ऊपर उस लेवल पे उनको प्रमोट करना है, तो कंपनी बेझिझक उनको प्रमोट कर सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है मैनेजिंग टैलेंट। टैलेंट क्या होता है कि वही कि सरप्लस और सरप्लस अगर शॉर्टेज या सरप्लस रहता है तो उनको क्या है, कैसे हायर करना है, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन जिसको हम बात है रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, या रिटेंशन करना है, उनको कैसे डेवलपमेंट करना है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं उसको हम एक एक करके स्लाइड्स में भी देखेंगे। सबसे पहले आता है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है असेसिंग करंट वर्कफोर्स, की वर्कफोर्स कितनी है हमारे पास। फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड, कि फ्यूचर में कि कितनी डिमांड हो सकती है, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फोरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई, उसके बाद की सप्लाई कहाँ से मिलेगी हमको, ठीक है। डिमांड आएगी, सप्लाई भी यहाँ से। आइडेंटिफाई गैप्स, देखेंगे कि हाँ कितना गैप हो रहा है, ठीक है। डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटेजीज, तो एचआर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि कैसे उनको रिक्रूट करना है, ठीक है। और उसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर प्लान। जब स्ट्रेटेजीज डेवलप हो गई तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, और मॉनिटरिंग एवेल्युएट करते रहना है टाइम टू टाइम बेसिस पे कि कितना मैन पावर हम ले रहे हैं, कितना मैन पावर हमको छोड़ के जा रहा है, या है ना ये एट्रिशन, कितना एट्रिशन का रेट क्या चल रहा है अभी, कितना हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, वो सब टाइम टू टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग एवेल्युएशन करना। तो ये जो 8 पॉइंट्स है दोस्तों, दीज आर द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एक करके हम अभी चेक नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक करके एक एक को डीपली समझेंगे कि क्या क्या स्टेप्स उसमें फर्दर होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जैसा दोस्तों जो था एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है हमारे, लॉन्ग टर्म गोल क्या है कंपनी के, ठीक है। और उसके हिसाब से वर्कफोर्स का अलाइनमेंट हम चेक करेंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को समझेंगे पहले हम कि कैसे हमको किस किस फील्ड में रिक्रूट करना है, और वो भी ना डिपेंड करता है कि आजकल वर्ल्ड जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, ओके। टेक्नोलॉजी इतनी सारी, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सपांशन हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, बिजनेस मॉडल जो है वो आजकल क्या है, बहुत नए नए तरीके के बिजनेस मॉडल भी आ गए हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव इतना कंपटीशन हो गया है, तो उसके बेसिस पे भी मैन पावर का जो वेरिएशन होता है ना, वो काफ़ी रिक्वायरमेंट जो रहता है ना, वो काफ़ी वेरी करता है। तो उसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। उसके बाद असेसिंग करंट वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स में हम समझेंगे कि क्वांटिटी बेसिस पे भी समझेंगे और क्वालिटी बेसिस पे भी समझेंगे कि अभी हमारे पास कितनी वर्कफोर्स है। तो सबसे पहले तो वर्कफोर्स है तो वो नंबर, ऑब्वियसली नंबर के बेसिस पे समझेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज भी ले सकते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में इतने लोग होने चाहिए और कितने लोग अभी अवेलेबल हैं, या ओवरऑल कंपनी बेसिस पे भी हम उसको ले सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी देखेंगे कि जो उस पोजीशन को जो एक्वायर किए हुए हैं, उस पोजीशन के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। जो भी गैप होगा उस पोजीशन के लिए हम जो जहाँ पे भी हमको रिक्रूट करना है ना, हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस पोजीशन की हम स्किल्स देखेंगे कि उस पोजीशन के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगा, एक्सपीरियंस कितना चाहिएगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, एंड क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या क्या चाहिएगी। उसके बाद हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स, कि हम सपोज लेट से कि किस एरिया में हमको रिक्रूट करना है, क्योंकि अगर हम पैन इंडिया में हैं तो हमको किस एरिया में रिक्रूट करना है वो भी हमको देखना है। स्किल इन्वेंट्री वगैरह देखना है कि स्किल्स क्या क्या रहेंगी, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसा था अर्लियर, जब जिस भी कंपनी में वो जिसको भी हम रिक्रूट कर रहे हैं उनको, ठीक है। इससे हमको क्या मिलेगा कि हमको गैप मिल जाएगा कि क्या क्या गैप है अभी हमारे एग्जिस्टिंग मैन पावर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में एनालाइज करेंगे, कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मतलब क्या किससे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, किस किस फील्ड में रिक्रूट करना है। उसके बाद करंट वर्कफोर्स को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास करंट वर्कफोर्स कितनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड, ठीक है। तो फ्यूचर डिमांड में क्या रहेगा कि फ्यूचर डिमांड मतलब हमारी कितनी मैन पावर के चांसेस हैं कि हमको हायर करना है, मतलब है ना, बेसिस ऑन आवर गोल्स एंड टारगेट। जो भी है कंपनी का एक्सपेंशन है, गोल्स एंड टारगेट है, कंपनी का नेक्स्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी के इंटेंशंस क्या है, उसके बेसिस पे हम डिमांड को फोरकास्ट करेंगे।
तो इसमें हम फोरकास्टिंग में 2-3 मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा मैनेजर जजमेंट, कि हम जो लाइन मैनेजर जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइन मैनेजर, जो ऑपरेशंस में काम करते हैं, उनसे हम इंसाइट ले सकते हैं कि कितनी मैन पावर, फ्यूचर नीड्स ले सकते हैं कि उनको कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी, और उनके नेक्स्ट 1 ईयर में और 2 ईयर में उनके क्या प्लान्स हैं, कंपनी को कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी उनसे हम फ्यूचर नीड्स उसको ले सकते हैं। इसके बाद वर्कलोड एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी मैन पावर है और कितना काम हो रहा है। पुराना डेटा देख सकते हैं कि पहले हमारे पास ये हम कर सकते हैं कि हमारा टर्नओवर कितना रहा, या सेल्स के बेसिस पे कर सकते हैं कि लेट से कि अगर मैं सेल्स ऑफिसर्स की बात करूं तो पहले एक मैं पेट्रोलियम कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। लेट से कि कोई पेट्रोलियम कंपनी है, उनके पेट्रोल पंप्स हैं, तो एक सेल्स ऑफिसर मान लीजिए 100 पेट्रोल पंप हैंडल कर रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप तो सब्सिक्वेंटली खुलते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट आता है। लेट से अब 150 पेट्रोल पंप हो गए, तो अभी वही बंदा अगर 150 पंप हैंडल, जो पहले 100 पेट्रोल पंप हैंडल करता था तब इतनी सेल्स थी, अभी जब वो वही बंदा 150 पेट्रोल पंप हैंडल कर रहा है तो सेल्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो उस पर वर्कलोड बढ़ेगा। तो वहाँ पे हमको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अभी वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो वर्कलोड एनालिसिस कर सकते हैं कि उस जो पहला वाला जो ऑलरेडी एक सेल्स ऑफिसर काम कर रहे हैं उस पर कितना वर्कलोड है, उसको एनालाइज करके हम फ्यूचर नीड को भी जो हमारी फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट रहेगी फोरकास्ट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल वर्कफोर्स डेटा एंड प्रोजेक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। तो हम हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, पीछे का डेटा हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि कितना मैन पावर था, तब हमने कितना ये जो वर्कलोड था वो कितना था, है ना। वर्कफोर्स डेटा देख सकते हैं पहले कितना था और अभी कितना है, उसके बेसिस पे भी हम प्रोजेक्ट करके फ्यूचर जो ट्रेंड्स है या फ्यूचर फोरकास्ट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फोरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई। तो अभी जो डिमांड हमने जो रेस की है, जो हमको पता पड़ गया कि इतना डिमांड हमको चाहिएगा, अभी सप्लाई फोरकास्ट करेंगे कि सप्लाई वो आएगी कहाँ से। पहले तो हम इंटरनल भी देख सकते हैं कि प्रमोशन के थ्रू आ सकती है, किसी को हम प्रमोट करते हैं तो वो आ जाएगी, या ट्रांसफ़र करते हैं, या किसी का रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेस में हम हायर कर सकते हैं, लेबर मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कि लेबर मार्केट में कितना मैन पावर है, कहाँ से हायर कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट देके कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी चैनल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन है, चाहे प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रेजिग्नेशन हो गए, उनको ध्यान में रखते हुए हम उनको जो हमारी सप्लाई है वो कहाँ से आएगी उसको हम देख सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। रिप्लेसमेंट चार्ट शोइंग पोटेंशियल इंटरनल कैंडिडेट फॉर की पोजीशन। तो हम एक चार्ट बना सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हमने प्रॉपर तरीके से सक्सेशन प्लानिंग किया हुआ है, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि उस की पोजीशन के लिए आप जो नीचे के आपके जो लीडर्स हैं उनको उस की पोजीशन के लिए डेवलप करना। तो अगर सक्सेशन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से किया हुआ है तो आप इंटरनल कैंडिडेट्स को भी प्रमोट करके उस पोजीशन के लिए उनको प्रमोट करके उस पोजीशन के लिए ला सकते हैं, उस पोजीशन पर उनको बिठा सकते हैं, सो दैट कि वो उस पोजीशन के बारे में ऑलरेडी आपने डेवलप किया हुआ है, तो उनको उस पोजीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उस पोजीशन में क्या क्या काम होता है, तो वो आप आराम से उस पोजीशन पे काम करने के लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों सक्सेशन प्लानिंग का मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि हम इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम उस की पोजीशन के लिए 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, जो उसकी पोजीशन को इन फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको वहाँ पे उनको हम प्रमोट करके उसकी पोजीशन को हैंड ओवर कर सकें। तो ये सक्सेशन प्लानिंग हर कंपनी में बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है, इमीडिएटली अगर मान लीजिए कि लेट से कि किसी ने रिज़ाइन दे दिया तो हमारे पास एक पूल ऑफ द कैंडिडेट, गुड कैंडिडेट्स होना चाहिए उस पोजीशन पे प्रमोट करने के लिए। तो सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बेसिस पे हम अपनी जो सप्लाई है वो उसको सप्लाई जो हमने डिमांड थी तो इसके बेसिस पे हमको सप्लाई भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिफाई गैप्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जो फोरकास्ट हमने किया है डिमांड और सप्लाई का, HR प्रोफेशनल कैन आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन द वर्कफोर्स नीडेड इन द फ्यूचर एंड द करंट वर्कफोर्स। तो उसके बेसिस पे जो गैप्स हैं हम उसको आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। हमको पता पड़ेगा कि हमको डिमांड कितनी है, सप्लाई कहाँ से कितनी होने वाली है। अप टू गैप्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि जब हमने सप्लाई फोरकास्ट की थी और वो डिमांड को एक्सीड कर जाए, जितनी डिमांड से उससे ज़्यादा हमने सप्लाई फोरकास्ट कर जाए। इस केस में क्या होगा कि हमको बहुत सारे लोग हो जाएंगे। एक्सेस लोग भी होना बहुत अच्छा नहीं होता है कंपनी के लिए, बिकॉज एक्सेस रोल में क्या होता है कि लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिवाइड हो जाती है, एक्सेस मैन पावर ज़्यादा हो जाती है। कंपनी को कॉस्ट का तो बर्डन होता ही होता है, साथ में एक कॉस्ट बर्डन भी होता है, और फिर सबको इतने सारे लोगों को हैंडल करना भी इशू रहता है।
तो वो भी मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्टेज की बात होती है दोस्तों, कि जहाँ पे आपकी जो डिमांड आपने फोरकास्ट की थी एक्सीड सप्लाई, जो सप्लाई आपको कम मिल रही है बट डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको शॉर्टेज हो गई। तो उसमें क्या करना है आपको, नीड ए हायर और डेवलप मोर एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक स्किल। तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, है ना, विद स्पेसिफिक, जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे आपको हायर करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों होता है डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज। तो ये वही पार्ट है कि आपको एचआर स्ट्रेटजी डेवलप करना है, बहुत सरप्लस और शॉर्टेज की केस में। अगर शॉर्टेज है तो आपको आउटसोर्स से रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, लिंक्डइन, जैसे आपका लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, ठीक है, इनके थ्रू आप रिक्रूट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली किसी एजेंसीज को हायर करके या एडवर्टीजमेंट निकाल के ओपन एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हायर कर सकते हैं। अगर सरप्लस हो गया है तो सरप्लस का भी इशू क्या होता है कि अब आपको सरप्लस हो गए, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट एम्प्लॉय सरप्लस हो गए, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी सेपरेशन, जो VRS होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, वॉलंटरी सेपरेशन, वो आप उनको ऑफर कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट वाला कर सकते हैं, ठीक है। और रीअसाइनिंग एम्प्लॉयज को रीअसाइन भी कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। इसके बाद दोस्तों होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR प्लान। तो वही है आपका कि रिक्रूटमेंट आपको करना होता है न्यू टैलेंट हायर करने के लिए। वो आपको जो भी कंपनी की स्ट्रेटेजी है कैसे हायर करना है थ्रू सोशल मीडिया, वो भी हायर कर सकते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेशन प्लानिंग वगैरह जो मैंने आपको बताया, जिसको हम कर सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। इसमें आप है ना उनको प्रॉपर तरीके से लीडर्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर लीडरशिप पोजीशन के लिए। और रिटेंशन स्ट्रेटेजी टू की वैल्यूएबल एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जैसे आपको जो सप्लाई है, पहले आप सप्लाई की तरफ तब जाते हैं जब आप पहले डिमांड असेस करते हैं। तो डिमांड में क्या होता है ना कि डिमांड में पहले हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ से लोग छोड़ के क्यों गए। डिमांड तब आएगा जब हमारी, या तो डिमांड दो तरीके से, या तो एग्जिस्टिंग मैन पावर छोड़ के चली गई, या हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए हमको और लोग लेना है। अगर छोड़ के जा रही है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, है ना, और वो क्या रीज़न है उनका, कि वर्क कल्चर ख़राब है, या हम जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उससे कम पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, या हमारा वर्क कल्चर ख़राब है, या जो भी है, या वर्क क्वालिटी ऑफ वर्क ख़राब है ना, या हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है एम्प्लॉय के लिए, तो उसको रीअसेस कर सकते हैं। तो उनको हम, जो हमारे अच्छे लोग हैं, वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन की। जब आपने डिमांड और सप्लाई फोरकास्ट कर लिया, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, अब आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है और उसका एवेल्यूशन करना है कि जो आपने स्ट्रेटेजी डेवलप की थी वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब वो उसके लिए मैट्रिक्स दोस्तों, मैट्रिक्स रहता है। सबसे पहले मैट्रिक्स होता है एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कितने आपने हायर किए और कितने छोड़ के चले गए। तो वो आपको आपकी क्वालिटी बताती है कि आपने क्वालिटी कैंडिडेट्स हायर किए थे या नहीं किए थे, ठीक है। और ठीक है, क्वालिटी कैंडिडेट्स हायर किए थे, और आपका जो सिलेक्शन का तरीका था वो कितना अच्छा था या नहीं था, ठीक है। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, कि आपने कैसे ट्रेनिंग दिया उनको। रिक्रूटमेंट सक्सेस रेट भी बताता है कि आपने जो रिक्रूटमेंट किया वो कितना सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। एक गैप परसिस्ट, अगर गैप स्टिल रहता है, मतलब आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज रहती है ना, और कोई चैलेंज नया आता है, तो आप अपने HR प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, और अपनी न्यू स्ट्रेटजी के तहत फिर से इस पूरी प्रोसेस को इवेल्युएट करके नई स्ट्रेटजी बनाते हुए डिमांड सप्लाई जो भी है आपके, उसको रिक्रूट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेथड्स ऑफ मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस हमने पहले भी देखा था, ठीक है। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड रहती है और क्वालिटेटिव रहती है। तो क्वांटिटेटिव की मैं बात करूँ, क्वांटिटेटिव में रहता है रेशो एनालिसिस। फर्स्ट आता है रेशो एनालिसिस। इसमें क्या रहता है, आप पास्ट रेशो को देख सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पेट्रोल पंप का, कि सेल्स वॉल्यूम कितना है, वहाँ पर कितनी एम्प्लॉयज़ उस समय मान लीजिए 100 पेट्रोल पंप से इंस्टॉल थे, और वो कितना सेल्स हैंडल कर रहा था, जो 100 पेट्रोल कितना पेट्रोल सेल हो रहा था, और उस समय कितने ऑफिसर वहाँ पोस्ट सेल्स ऑफिसर कितने थे। लेकिन अभी जब 150 पेट्रोल पंप हो गए हैं, तो उसका सेल्स वॉल्यूम कितना है और कितने मैन पावर चाहिए, उसके बेस पर हम रेशो एनालिसिस करके वहाँ पे जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको असेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हम हिस्टोरिकल डेटा को, जैसे मैंने आपको बताया था अर्लियर हमारी स्लाइड्स में, हिस्टोरिकल डेटा को हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसा ट्रेंड था, उसके बेसिस पे हम अपनी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, डिमांड और सप्लाई को, उसको हम असेस कर सकते हैं।
ये जो दोस्तों हो गया क्वांटिटेटिव, जो हम क्वांटिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। अभी हम क्वालिटी बेसिस पे कर सकते हैं कि रिलाइंग ऑन इनसाइट फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर अबाउट द फ्यूचर स्टाफिंग नीड। तो हम केवल डिपार्टमेंट जो मैनेजर होते हैं, जो लाइन मैनेजर होते हैं, उनसे हम बात करके जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, कैसे जो नए हायर करने हैं, जो ऑफिसर या लीड जो ऑफिसर हायर करें, कैंडिडेट को हायर करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना, क्या क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो हम उनसे लेके काम कर सकते हैं उस पर। और एक डेल्फी टेक्निक रहता है, इसमें करता है पैनल ऑफ एक्सपर्ट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एस्टिमेट देते हैं। तो डेल्फी टेक्निक का मतलब होता है कि यहाँ पे एक क्लोज रूम रहता है, ठीक है, डेल्फी टेक्निक क्लोज रूम है, वहाँ पे क्लोज रूम बोलिए या एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो रिमोट भी बैठ सकते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपनी अपनी एक एनालिसिस रिपोर्ट्स बताते हैं, ठीक है, वर्कफोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और ठीक है, और जो भी मेजोरिटी कंसेंसस पे आ जाते हैं कि ऐसे मान लीजिए 10 लोग हैं, अगर 6 या 7 लोगों ने बोल दिया कि हाँ इतनी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, वो इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं कंपनीज की रिक्वायरमेंट को, और उसके बाद हमें जजमेंट देते हैं, ठीक है। अगर कंसेंसस पे मान लीजिए 7 जो एक्सपर्ट ने बोल दिया कि हाँ इतनी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो इसी को डेल्फी टेक्निक कहा गया है। तो दो तरीके से हम लोग हायर और वो कर सकते हैं, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव बेसिस पे कर सकते हैं और एक क्वालिटेटिव बेसिस पे कर सकते हैं। इसका चैलेंजेस इन क्या क्या आता है दोस्तों। सबसे पहले चैलेंजेस होता है अनसर्टेनिटी। एक तो जब हमको हायर करना है तो हमको देखना है कि मार्केटिंग कंडीशन कैसी है, ठीक है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आजकल आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन है या ग्लोबली कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, हर जगह मार्केट कैसी है, शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, कंडीशन हर कंट्रीज़ की कंडीशन कैसी है, उनकी ग्रोथ कैसी है, वो भी काफ़ी मैटर करता है। क्या अनफोर्सिन इवेंट्स जैसे पेंडेमिक वगैरह कुछ आ गया, तो इसमें क्या आपका फोरकास्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, उतना डिमांड सप्लाई भी इशू क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं दोस्तों। सेकंड में बात करूँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, तो आप भी आइडेंटिफाई नहीं प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हाँ इस टेक्नोलॉजी में मेरे को इतने बंदे चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब आपने अर्लियर हायर किए थे तब टेक्नोलॉजी दूसरी थी, और अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, तो उसके लिए आपको नए स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, नए कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो टेक्नोलॉजी चेंजेस है वो भी हिंड्रेंस पैदा करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। उसके बाद डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है। जैसे आपने देखा कि आजकल क्या हो गया कि लोगों को अब्रॉड जाने का ट्रेंड बढ़ गया है कि हाँ मुझे अब्रॉड में जाना है, तो जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है यार, मुझे वहाँ पे जाके काम करना है, तो काफ़ी लोग रिज़ाइन कर देते हैं कि यार नहीं यार मुझे अभी इंडिया में नहीं रहना है, मुझे बाहर रहना है। तो वो जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, या कोई बोलता है नहीं मुझे फॉरेन जाना है यार, मेरे को यहाँ नहीं करना है, तो वो डेमोग्राफिक शिफ्ट को भी उससे भी है ना, जो मैन पावर प्लानिंग होती है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। टैलेंट शॉर्टेज, की टैलेंट की कमी हो जाती है कि हमको जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, जिस स्किल्स का बंदा चाहिए, उस बेसिस पे उस स्किल्स या हमको नहीं मिल रहा है, जो हमको उसमें जो स्किल्स हम ढूंढ रहे हैं वो उस लेवल का नहीं मिल रहा है। तो वो भी एक बहुत टिपिकल कभी कभी हो जाता है कि कंपनीज के लिए या जो हायर करते हैं हायरिंग मैनेजर्स के लिए, कि वो उनको मल्टीपल टाइम्स एक ही वैकेंसी को पब्लिश करना होता है फॉर सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर टैलेंट के लिए। तो दीज आर द चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि जो एवरी लाइन मैनेजर हायरिंग मैनेजर्स को इशू जो आता है, जो क्रिएट करते हैं, वो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, है ना, वाइल डूइंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरपी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अभी हमने सब कुछ देख लिया कि चैलेंजेस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके बाद कि कैसे स्टेप्स क्या क्या हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे कैसे होती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस आपको जैसे आपने इतना स्लाइड देख लिया, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट सबसे पहले रहता है, कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की जितने कैंडिडेट्स को हम हायर कर रहे हैं वो उनके जो गोल्स हैं वो कंपनी के गोल से अलाइन रहे, सो दैट नेशनल गोल से अलाइन रहे, सो दैट की कंपनी भी ग्रोथ करे और उनका भी ग्रोथ रहे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो गया। कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर हम बैलेंस करके चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी बनी रहती है, एक्सेस मैन पावर भी नहीं होती, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी हमारे पास रहते हैं, है ना, उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ही प्रोएक्टिव रहता है, कि अगर प्लानिंग से क्या होता है, अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी किया हुआ है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को, तो जो फ्यूचर चैलेंजेस जो कंपनी में फेस कर सकती है फ्यूचर में, तो उसको जो क्राइसिस जो बाद में आने वाला है उसको हम पहले से असेस करके मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड और सप्लाई जो होगी, उसको हम पहले से रीअसेस करके उसके बेस पे एक्शन ले सकते हैं। उसका इनहांस एम्प्लॉय डेवलपमेंट,
हम इंटरनली क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया सक्सेशन प्लानिंग वाला एक पार्ट है, जिसमें हम लोगों को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं उस पोजीशन के लिए थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग देकर, उनका डेवलपमेंट करके, उनको स्किल्स इन्हांस करके वो सब हम उसको कर सकते हैं, सो दैट कि हमको फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमारी इंटरनल जो हमारे मैन पावर है वहाँ से ही सप्लाई हमको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। कंक्लूजन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हम लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन दोस्तों क्या है कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो एक प्रॉपर तरीके से अगर अप्लाई की जाए, है ना, जो हमारे स्किल सेट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी डिमांड एंड सप्लाई है, सप्लाई कहाँ से होगी, इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी, तो अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर जाए तो हमारे जो जो फ्यूचर चैलेंजेस है उसको जो कंपनी है वो उसको सर्वाइव कर सकती है। बहुत सारे कंपनीज में आपने देखा कि मास लेवल पे रेजिग्नेशन हो जाता है, जैसे आईटीज़ कंपनीज है। आईटीज़ कंपनी में क्या होता है, लोग इधर से उधर 4-5 आईटी कंपनीज में इधर से रिज़ाइन करके इधर ज्वाइन कर लिया, इधर से रिज़ाइन करके 2 साल बाद फिर इधर ज्वाइन कर लिया। तो उस लेवल में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी में बहुत सारे, क्योंकि कोई कोई कंपनी अच्छा पे करती है, कोई कोई कम पे करती है, किसी किसी का वर्क कल्चर अच्छा होता है, किसी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं होता है, तो लोग इधर से उधर ज्वाइन करते हैं और अपना इधर से कभी रिज़ाइन भी काफ़ी होता है, कभी कभी ज्वाइन भी करते हैं। तो जो है वो पहले क्या करना है हमको, इंटरनल वर्कफोर्स जो है हमारी फोरकास्टिंग जो वर्कफोर्स है उनको प्रॉपर तरीके से उनका डेवलपमेंट हो, सो दैट कि उनको कभी ऐसा ना लगे कि दे आर अंडर पेड, और उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं किया जा रहा है, डेवलप नहीं किया जा रहा है। अगर हम उन्हीं को डेवलप करेंगे तो एट्रिशन रेट काफ़ी कम होगा और हमको फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट है, जो आउटसाइड से जो हमको रिक्रूट करना है उसको मतलब वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। और इससे हमको क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा, बिकॉज क्या होगा, हम उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी उनका प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमको जो सामने वाली जो भी अदर कंपनीज होगी, हमारी जो कंपटीशन रहेगा उसमें हमको काफ़ी एडवांटेज रहने वाला है। तो दोस्तों आज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे जो एचआरएम का प्लानिंग वाला जो पीपीटी आपको पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी हमारे हम वीडियोस लेके आएंगे एचआरएम के बारे में, आपको होपफुली आपको पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों।